ODD, Oppositional Defiant Disorder. It stands for Oppositional Defiant Disorder. It is a type of behavior disorder called Opposition Defiant Disorder. Children may express their disobedience by arguing, talking back to their parents, teachers और अदर एडल्ट्स. ODD जो है एक ऐसा बिहेवियर है बच्चों का जिसमें वो अपने डिसओबीडियंस को शो करते हैं. आर्ग्यू करना, पेरेंट्स को मुंह पे जवाब देना, टीचर्स से या कोई भी बड़े से आर्ग्यू करना. सो वी कैन से दैट ODD इज अ कंडीशन in which a child displays an ongoing pattern of an angry or irritable mood, defiant or argumentative behavior and unkindness toward people in authority. इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि ODD एक ऐसा कंडीशन है जिसमें बच्चे अपना गुस्से वाला बिहेवियर, इरिटेशन वाला बिहेवियर या आर्ग्यूमेंट्स करना या दूसरे लोगों के लिए काइंडनेस नहीं होना, ये सारे बिहेवियर को शो करते हैं. सिम्टम्स क्या क्या है? दे एक्सेसिवली आर्ग्यू विद अडल्ट्स. ये ज़्यादातर बड़े लोगों से आर्ग्यू करते हैं. दे एक्टिवली रिफ्यूजिंग टू कंप्लाई विद रिक्वेस्ट एंड रूल्स. ये रिक्वेस्ट और रूल्स को रिफ्यूज़ करते हैं, मतलब रूल्स को फॉलो नहीं करना और कभी भी किसी से रिक्वेस्टिंग मोड में तो बात ही नहीं करना. दे डेलिबरेटली ट्राइंग टू अपसेट अदर्स और बीइंग ईजीली अनॉयड बाय अदर्स. ये जानबूझ के दूसरों के थ्रू, कभी कभी क्या होता है बच्चों को जानबूझ के भी अपसेट किया जाता है या ईजीली चिढ़ जाते हैं. फोर्थ, दिस चिल्ड्रन विद ओट ब्लेमिंग अदर्स फॉर देयर मिस्टेक. ये बच्चे दूसरे को इनकी मिस्टेक के लिए ब्लेम करते हैं. दे शो देयर रिसेंटमेंट एंड रिवेंजफुल एटीट्यूड. ये अपना बदला लेने वाला एटीट्यूड शो करते हैं. दे जनरली यूज स्वेरिंग और यूजिंग ऑब्सीन लैंग्वेज. ये हमेशा कसम खाने वाली लैंग्वेज ज़्यादा यूज़ करते हैं. दे से मीन एंड हेटफुल थिंग्स व्हेन अपसेट. जब ये अपसेट होते हैं तो ये मीन या फिर नफरत वाली चीज़ें ज़्यादा बोलते हैं. चिल्ड्रन विद ODD आर मूडी, ईजिली फ्रस्ट्रेटेड एंड हैव अ लो सेल्फ एस्टीम. ऐसे बच्चे जिनको ODD होता है वो मूडी होते हैं, बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और उनका सेल्फ एस्टीम या सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बहुत लो होता है. Causes of ODD. Biological factor. Brain chemicals such as neurotransmitters which help nerve cells in the brain communicate with each other, otherwise messages may take it through the brain correctly, leading to symptoms of ODD. ब्रेन केमिकल्स जैसे कि न्यूरोट्रांसमीटर जिसकी हेल्प से नर्वस सेल्स जो है ब्रेन से कम्युनिकेट कर सकती है, अदरवाइज जो मैसेज है वो ब्रेन तक प्रॉपरली नहीं पहुंच पाएगा. सेकंड, जेनेटिक फैक्टर. ODD वाला जो फैक्टर है वो जेनेटिक भी हो सकता है बच्चों में. ये पास्टली मतलब पुराना भी हो सकता है कि उनको मेंटल इलनेस हो या उनका मूड डिसऑर्डर हो, एंजाइटी डिसऑर्डर हो या पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो. साइकोलॉजिकल फैक्टर्स. ODD जो है वो बच्चों के अगर बच्चों में अच्छा गुड रिलेशनशिप वाला अपने पेरेंट्स से उनका रिलेशनशिप अच्छा नहीं होता है या उनको सोशल सर्कल नहीं होता है तो भी ये चीज़ें हो जाती है. सोशल फैक्टर्स. चिल्ड्रन में बी अफेक्टेड विद अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ मेंटल इलनेस एंड और टॉक्सिन सब्सटेंस अब्यूज लाइक स्मोकिंग, एल्कोहल, डिस्टर्ब फैमिली लाइफ और पेरेंट्स अब्यूज और नेग्लेक्ट एंड हार्श डिसिप्लिन इन द फैमिली में कॉन्ट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियर डिसऑर्डर. बच्चे जो हैं फैमिली हिस्ट्री को अफेक्ट कर देते हैं मेंटल इलनेस से या टॉक्सिन सब्सटेंसेस से. गाली बकना, स्मोकिंग करना, अल्कोहल लेना, ये सब इसलिए होता है क्योंकि पेरेंट्स की फैमिली लाइफ कभी डिस्टर्ब हो सकती है या फिर उन लोगों को ज़्यादा ही डिसिप्लिन में रहना पड़ता है या हार्श डिसिप्लिन होता है या वो उनका बिहेवियर सही नहीं होता है, इसलिए ये ODD हो सकता है. नेक्स्ट है OCD, मीन्स ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर. It stands for obsessive compulsive disorder. Obsessive compulsive disorder previously considered a type of anxiety disorder. Obsessive compulsive disorder जो है ये एक तरीके का anxiety disorder है. It is a potentially disabling illness that catches people in continuous sequence of repetitive thoughts and behaviors. ये एक ऐसा potential है जो कि ये मतलब डिसेबलिंग इलनेस का एक ऐसा पोटेंशियल है जिसमें लोग कंटिन्यूसली अपने बिहेवियर और थॉट्स को कंटिन्यू रखते हैं, माइंड में सोचते रहते हैं. यूजुअली जो चिल्ड्रन जिनको OCD होता है वो डिस्ट्रेस्ड
थॉट्स लेके आते हैं, उनको डर लगता है, उनके माइंड में कुछ इमेज चलती रहती जिसको वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। सिम्टम्स क्या क्या हैं? दे में फियर और डर्ट कंटेमिनेशन बाय जर्म्स, उनको धूल का, जर्म्स का भी डर होता है। उनको ये डर होता है कि वो किसी और को हार्म ना कर दें, उनको डर होता है कि वो गलती ना कर दें, उनको एम्बेरसमेंट से डर लगता है, वो अनएक्सेप्टेबल मैनर में कभी भी सोशली बिहेव नहीं करते हैं क्योंकि उनको डर लगता है। वो कभी कभी इविल्स, बुरी चीज़ों के बारे में सोच लेते हैं और उससे भी डरते हैं। ऑर्डर, सिमेट्री और एग्जैक्टनेस की उनको बहुत ज़रूरत होती है। जैसा जो चीज़ ऑर्डर में होनी चाहिए वैसी होनी चाहिए, सिमेट्री में होनी चाहिए, एग्जैक्ट होनी चाहिए। दे में हैव एक्सेसिव डाउट एंड द नीड्स फॉर कॉन्स्टेंटली एश्योरेंस, उनके अंदर बहुत ज़्यादा डाउट होता है अपनी चीज़ों को लेके और कॉन्स्टेंटली वो चेक करते रहते हैं कि सही है या नहीं। दे में कॉन्स्टेंट काउंटिंग मेंटली और अलाउड वाइल परफॉर्मिंग रूटीन टास्क, वो कंटिन्यूसली चीज़ों को गिनते ही रहते हैं माइंड में या तेज तेज जब भी वो अपने रूटीन के वर्क परफॉर्म करते हैं। व्हाट आर द कॉजेज? फर्स्ट, ब्रेन केमिकल्स, चिल्ड्रन में बी अफेक्टेड विद OCD in case of lack of formation of serotonin chemical in brain which is responsible for sending information from one part to another part। जब बच्चों को OCD से अफेक्ट होते हैं बच्चे, तो उनके अंदर सेरोटोनिन नाम के केमिकल की कमी होती है क्योंकि वो ही केमिकल है जो इन्फॉर्मेशन को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में भेजता है। सेकेंड, इन्वायरमेंटल फैक्टर, जो इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर्स होते हैं वो OCD को ट्रिगर कर सकते हैं। मीन्स वो जो उनके अंदर कंडीशंस डेवलप हो रही है इसकी, उसकी टेंडेंसी को रोक सकते हैं। जो फैक्टर्स इसमें अब्यूज़, इलनेस, डेथ ऑफ लव्ड वंस और रिलेशनशिप कंसर्न, ये सब इंक्लूड, ये चीज़ें जब माइंड में बैठ जाती है तो OCD हो सकता है बच्चों को। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, एंजाइटी और स्ट्रेस जो है वो बढ़ता ही जाता है, तब OCD के सिम्टम्स होते हैं ये। डिसेबिलिटी एटिक्वेट्स, disability etiquette is a bunch of guiding people dealing specifically with how to make steps towards people with disabilities. This guidelines helped us how to deal with specific matter which frequently arises for people with different kinds of disability. Disability etiquette जो है वो गाइडिंग प्रिंसिपल का एक बंच है जिसमें स्पेसिफिकली ये बताते हैं कि किस तरीके से डिसेबिलिटी के लिए स्टेप्स ली जाती है। ये जो गाइडलाइंस है ये हेल्प करती है कि किस तरीके से स्पेसिफिक मैटर में डील किया जा सके जो कि अलग अलग तरीके की डिसेबिलिटी से अराइज होता है। फॉलोइंग डिसेबिलिटीज़ आर देयर। फर्स्ट, you should speak directly to that person rather than through an accompanying person when talking with a person with a disability। अगर आपको किसी पर्सन से कुछ प्रॉब्लम है जिसको डिसेबिलिटी, तो आप डायरेक्टली जाके उससे बात करो, इसकी वजह है कि आप आपस में गॉसिपिंग कर रहे हो। सेकेंड, इट इज़ सूटेबल टू ऑफर टू शेक हैंड्स व्हेन इंट्रोड्यूस टू अ पर्सन विद डिसेबिलिटी। ये अच्छा होगा कि जब भी आप कोई डिसेबल पर्सन से मिले तो उससे हाथ मिलाएं। थर्ड, always introduce yourself and others who may be with you when meeting a person is visually impaired। आप हमेशा अपने साथ साथ दूसरे पर्सन को भी उन लोगों से इंट्रोड्यूस करवाएं जो कि विजुअली इम्पेयर्ड है अगर आप उनसे मिल रहे हैं तो। You should listen carefully and be patient when you are talking with a person who have difficulty in speaking। आप लोग अगर ऐसे किसी पर्सन से बात कर रहे हैं जिसको बोलने में प्रॉब्लम आती है तो आप उसकी बात शांति से सुने और केयरफुली सुने। You should tap the person on the shoulder or wave your hand to get attention of person who is deaf। अगर कोई पर्सन सुन नहीं सकता है और आपको उसका अटेंशन चाहिए तो आप उसके कंधे पे बार बार टैप करते रहें। You should not give support a person who use wheelchair by touch them on the head or back। जो पर्सन व्हील चेयर यूज़ करता है आप कभी भी उसका सर या बैक को टच करके उसको सपोर्ट ना दें। You should encourage the person with speech disability rather than correction all the time। ऐसा पर्सन कोई जिसको बोलने में प्रॉब्लम होती है आप उसको इनकरेज करें कि वो अच्छे से बोले, ऑल टाइम उसको करेक्ट ना करें, उसको बस बोलने के लिए इनकरेज करें। You should not move, lean on rock or touch wheelchair without permission because it is on personal space। आप किसी भी पर्सन को कभी भी किसी रोक पे या कोई ऐसा पर्सन जो व्हीलचेयर यूज़ करता है आप उसको मूव करने में या रॉक कहीं भी बैठाने के लिए या उठाने के लिए उनको टच ना करें बिना उनकी परमिशन के, क्योंकि उनको ऐसा फील होता है कि ये हमको डिसेबल बता रहे हैं तो ये उनका पर्सनल स्पेस है, वो जब बोले तभी आप उनकी हेल्प करें।
You should not shout at hearing impaired person unless they request you to speak loudly, but make sure your lips are visible. जब भी आप ऐसे पर्सन से बात कर रहे हैं जिसको सुनाई कम देता है, तो आप ऐसा नहीं कि आप तेज तेज बोले तो उनको सुनाई देगा, आप तेज बोलने की बजाय अपने लिप सिंक पे ध्यान रखें, जिससे कि वो आपके होठ पढ़ के समझ सके कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं. You should identify yourself and others to someone with a usual visual disability. आप लोगों को आइडेंटिफाई करना होगा कि आपके आसपास कोई ऐसा पर्सन है जिसको देखने में प्रॉब्लम होती है. एग्जाम्पल, ऋतिक इज़ ऑन माई लेफ्ट एंड राजेश इज़ ऑन माई राइट. आपको उसको बताना होगा कि ऋतिक जो है वो मेरे उल्टे हाथ की तरफ है और जो राजेश है वो सीधे हाथ की तरफ है. तो उसको बताना होगा कि आपके आसपास कौन कौन खड़ा है. यू शुड इन्फॉर्म द पर्सन विद द विजुअल डिसेबिलिटी व्हेन यू आर लिविंग द रूम. जब भी आप रूम छोड़े तो आपको उस पर्सन को बताना चाहिए जिसको दिखता नहीं है कि हाँ आप रूम से बाहर जा रहे हो. यू शुड ट्रीट एडल्ट्स एज एडल्ट्स. बड़ों को आप बड़ों की तरह ही ट्रीट करें. 4.5 डिलीट हो गया. नेक्स्ट टॉपिक्स नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे.